चलो आओ, आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। हमने वर्क की बहुत बात कर ली है, अब थोड़ा सा हो जाए एनर्जी। अच्छा, एनर्जी को अगर डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? डेफिनेशन कोई बता सकता है जो पुरानी वाली है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब भाई सुधांशु कोई डेफिनेशन बता और अलग से। रुकी बता रहे। ऐसे तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कि आप ही लोगों ने बताया। ठीक है, और ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी कैसे, हम कहते हैं कैपेसिटी कैसे आती है? अगर बात हो कैपेसिटी कैसे है, तब क्या कहोगे? वर्क करने की कैपेसिटी कैसे आएगी? फोर्स को अप्लाई करेंगे तब कैपेसिटी। एक कैपेसिटी होगी, यहाँ पे ऐसे स्टॉक रखा मैंने, अगर मैं स्टॉक दूंगा तो नीचे आएगा ना, तो इसका मतलब इस पे जो जी वाला फोर्स लग रहा है उसमें वर्क कर रहा होगा। तो चलाएगा, देखिए तो एक तो इसकी कैपेसिटी, एक इसकी कैपेसिटी, क्या कह रहा है बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही है, अब आई। अच्छा, इसके एनर्जी की कई सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप लाइट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी ना, और भी केमिकल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली जो बात करने के लिए बैठे हैं, वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, उसकी मैकेनिकल पोजिशनिंग की वजह से। अब मैकेनिकल पोजीशन क्या होती है? मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, या तो क्या होगा, मोशन में होगा। तो उसकी रेस्ट की जो पोजीशन है या फिर मोशन वाली जो पोजीशन है, ठीक है, स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए केमिकल एनर्जी क्या है तो क्या कहोगे? केमिकल कंपोजिशन की वजह से या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो क्या है? केमिकल एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हम कहें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो भी एनर्जी आएगी वो क्या होगी? न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ऐसी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by object due to its mechanical state। मैकेनिकल स्टेट्स क्या हो सकती हैं? रेस्ट और मोशन, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और ध्यान से, अरे हमने वर्क में अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र नहीं किया था ना,
तो फ्रेम क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल जाएगा तो वर्क बदल जाएगा। बदल सकता है। अब वो तो इंडिविजुअल फोर्स की वजह से नहीं बदलेगा वर्क, इसलिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात अभी नहीं की है। यहाँ पे अगर हम देखें मैकेनिकल स्टेट, तो मैकेनिकल स्टेट जो है वो रेस्ट या मोशन, जब भी बात हम कर लेंगे तो हम कहेंगे रिलेटिव होगा। क्या होगा? रिलेटिव। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ये क्या होगी? रिलेटिव होगी। कैसी होगी? रिलेटिव। तो इसका मतलब है कि क्या ये जो मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है कि चल रहा है, या चल रहा है तो एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड, यानी इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। ठीक है, तो हम बात इस पे करेंगे। तो ये जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ये डिपेंड करेगी किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी जो भी आप कैलकुलेट करना चाहोगे वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एक फ्रेम में कुछ रहेगी और एक फ्रेम में कुछ और आएगी। अरे बात समझ में? तो फ्रेम चेंज तो सब चेंज। क्यों चेंज? क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वही मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं? अगर हमने कहा फ्रेम चेंज कर दिया तो स्टेट ऑफ रेस्ट में भी है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन में भी इन अदर फ्रेम इट में बी स्टेट ऑफ रेस्ट, है कि नहीं? एक फ्रेम में अगर ऐसा होगा दूसरे फ्रेम में दूसरा हो सकता है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये जो है मैकेनिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने चेंज कर दिया तो उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, तो जिसकी वजह से उसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? चेंज हो सकती है। ठीक, अब मैकेनिकल एनर्जी के भी दो पार्ट। ठीक, यहाँ पे बेसिकली हम ऐसी एनर्जी पढ़ने वाले हैं जो कि रिलायबल है अपने मैकेनिक्स के पोर्शन। ठीक है, हमने हीट एनर्जी की बात नहीं की, हमने काइनेटिक एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की नहीं बात की। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो कारणों से, या तो रेस्ट की वजह से या तो मोशन की वजह से। तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर फर्दर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position in the space। तो चेंज। ठीक है, हाँ हाँ बोल। हाँ वो तो जो कह रहा है चेंज वाला वो तो है ही है। इसके अलावा अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन बताएं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी possessed by object position in space। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें रफली, तो इसकी ये क्या है, कौन सी एनर्जी है? एनर्जी by an object virtue of its motion। ठीक है, तो जो
एनर्जी मोशन की वजह से होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जो पोजीशन की वजह से होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पूरे चैप्टर में लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्हीं पे डील करना है, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी कैलकुलेशन पे डीलिंग करनी है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कितनी होंगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल सा होगा, काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा अपने को दिक्कत देने वाली जरूरत नहीं है। आप बचपन से सुनते आ रहे हो हाफ mv² ना, काइनेटिक एनर्जी वही होती है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा क्रुशियल है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम कह रहे हैं कि अगर h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। कहते हो ना mgh है कि नहीं? तो वो बेसिकली mgh होती क्या है? अगर उसकी मेन डेफिनेशन पे हम जाएं तो वो थोड़ा सा अलग है। जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में कि mgh एनर्जी होगी, नहीं, वो चेंज इन एनर्जी है। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी समझना है और काइनेटिक एनर्जी के भी बारे में समझना है। नोट करो फिर आगे बढ़ें। चलो, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें मैकेनिकल एनर्जी लिखनी हो कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। है कि नहीं? हो सकता है कि वो रेस्ट में हो सकता है। अब जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी वो पोजीशन की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है। तो किसी टाइम पे मान लो मूव भी कर रहा हो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, तो उस टाइम पे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी मैकेनिकल, वो क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। है कि नहीं? तो मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बाद में हम जब लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो उस टाइम पे हमें ये इसकी समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल मैकेनिकल एनर्जी है क्या। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट जानता तो रहता है हाँ ठीक है मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती है कि ये कैसे कंजर्व हो गया, क्या हो गया। इसलिए एक एक स्टेप समझ के चलो, ठीक, कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये जानते हैं हम, बचपन से हम खेलते हुए आए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आगे आगे दिक्कत देखते हैं कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात कर लें थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की हल्की बात करेंगे अभी, पोटेंशियल एनर्जी को हम विस्तृत रूप देंगे अभी आगे चल के। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बेटा, कैमरा सही कर दीजिए सर थोड़ा सा। हमने इसको ऐसे टच कर दिए करो, बगल में बैठे हो, कुछ काम नाम करा करो कभी। अगर जिम मिलाने लग जाए तो ऐसे इसको टच कर दिए करो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द वर्क डन। जैसे मान लो एक है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि फोर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की ही वजह से जो वर्क डन होगा, उसका अगर हम नेगेटिव लेंगे बेटा, तो वही होता है
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम जब कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक कंजर्वेटिव फील्ड। क्या डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। सपोज दैट दो पॉइंट हैं, एक ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गए, ठीक है, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी है? कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, यहां से यहां तक लेके गए हम, और हमने क्या किया कि जो काइनेटिक एनर्जी में इसके था चेंज, उसको हमने जीरो रखा, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होने नहीं दिया। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी वही काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या है, यहाँ भी है। ठीक है, तो अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये कहा जाता है कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड में, किसमें? कंजर्वेटिव फील्ड में, इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है कि उस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो फोर्सेस कैसे होंगे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये मैंने बताया है कि नहीं? बताया ना, कि जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। अगर कंजर्वेटिव फील्ड में हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है, लेके जाएंगे तो हो सकता है हमें फोर्स लगाना पड़े ना। अब फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी बदल जाए। काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगी? जब स्पीड बदल जाए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती बदल भी जाए और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना बदले, तो हमें कौन सी कंडीशन लेनी है? ना बदले। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं है, तो उसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना आए। अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर डेफिनेशन आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसमें कहा गया कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इसको पकड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए, तो जो वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन by external force, by external force in moving an object from initial position to final position without changing its kinetic energy, without changing its kinetic energy। ठीक है, अब सोच, अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो इस पे कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा होगा, है कि नहीं? अब कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा होगा तो अगर आप एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो और कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ ही लगा दो, तब तो एक्सेलरेट हो जाएगा। हाँ, हमें एक्सेलरेशन को निगलेक्ट करना है, तो एक्सेलरेशन को निगलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। गोलगप्पा हो गए। अगर हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे, ठीक है बेटा, मान लो कि जैसे ये है, यही डस्टर है, ठीक। अब मैंने इसको ऐसे यहां से यहां लेके जाना था तो मैं ऐसे खींच के लेके गया, ठीक है। लेकिन अगर सोचो मैं ये चाहता हूं, बेसिकली इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है, और मैं इसको यहां से यहां तक लेके जाना चाहता हूं, तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये एक्सेलरेट ना करे वहां से वहां तक जाने में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के जस्ट अपोजिट, mg के बराबर लगाना पड़ेगा, जिससे एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, है कि नहीं? तो हम कहेंगे भाई साहब आपको फोर्स इस तरीके से लगाना होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स हो उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाना होगा। बोलो क्या सही है? सही है ना? तो क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी एफ और डीएस में अगर एंगल है 0 डिग्री तो एफ सी और डीएस में क्या एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। यही तो होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मोटा मोटा अभी समझ लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर
या अगर आपने इंटरनल लगाया हुआ है या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करो तो FC डॉट dr, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। आई बात समझ में? कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, यहां नहीं, एक तो एग्जांपल दिए भाई mg का, इसमें mg तो कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही है, और क्या, mg कांस्टेंट फोर्स है ना, और कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, बताया है। लेकिन mg कब कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। वैसे भी अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, इधर उधर इर्द गिर्द 2 4 10 मीटर 5 मीटर, तो जी वैसे भी कांस्टेंट रहता है, तो वेट को तो लगभग हम कांस्टेंट मान ही सकते हैं ना। एट द सरफेस ऑफ अर्थ हम वेट को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, मान सकते हो ना ऐसा कि बार बार आपका बदलता है वेट? नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन इसको फिर से, और ऑलरेडी एक साइंटिफिक डेफिनेशन, जैसे कि अभी तक तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी वो वाली कौन सी थी? वो तो 9वीं क्लास की थी ना, या और भी लोअर क्लास की हो सकती है। अगर आपको सही से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइंड डेफिनेशन कैसी होगी? ये है बेसिकली वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in moving an object from initial की जगह मैं यूज करूंगा वर्ड रेफरेंस, टू अ पॉइंट या टू अ पोजिशन विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। is known as is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करेंगे हम? चेंज इन पोटेंशियल। आई बात समझ में? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी हम फिलहाल, अभी तो केवल हमने डेफिनेशन देखी है, ठीक है। बाद में अभी हम इस पे बहुत सारे सवाल अपने को करने हैं, इस पे चर्चा बहुत लंबी होती है, तो इसके बारे में अपन करेंगे सवाल, यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़े। अभी हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे पहले। और ठाकुर वैभव हैं? हो गया सर। क्या बचवा? हो गया बेटा? यस सर। चलो आओ, अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं।
और फिर उसके बाद हम बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी। काइनेटिक एनर्जी भी जानना एक बार हौले से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को मैंने बताया, ठीक है, आप लोगों ने भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है कि नहीं? अच्छा, मोशन इन स्पेस, या हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेफरेंस फ्रेम भी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है तो रेफरेंस फ्रेम भी बहुत मैटर करेगा। ऐसा समझ में? बोलो, रेफरेंस फ्रेम मैटर करेगा ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि हाफ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v का स्क्वायर। अच्छा, ये जो v है ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। बोलो, काइनेटिक एनर्जी यही तो हुई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो, क्या आपको ये दिख रहा है m कभी क्या निगेटिव हो सकता है क्या? क्या v कभी निगेटिव हो सकता है? स्पीड है, v अगर निगेटिव भी होगा, वेलोसिटी ले, मान लो वेलोसिटी ले लिया हमने स्पीड की जगह और निगेटिव आ गया तो v स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। आ जाए, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इसके नीचे लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होगी? कितनी होती है ये? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल गधे हो क्या? डेफिनेशन ये रखते चलो, ठीक। अब नॉर्मल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, mgh 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 mgh, नो 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 नो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स इट। आई बात समझ में? या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो। हाँ, चेंज नेगेटिव हो सकता है, मे बी चेंज जो है, अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में भी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो। लेकिन अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हालांकि देखो, आप कहोगे कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग इसमें अपन जो है बताते हैं कि ये इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जूल होती है, किलोवाट आवर होती है ना। बेसिकली जो एनर्जी वाली यूनिट है, वर्क वाली यूनिट, वही सब इसकी यूनिट होगी, ठीक है। आप क्या देख रहे हो? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, यही तो है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मैकेनिकल कोई भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी की यूनिट बेटा वही सब यूनिट होंगी जो वर्क की यूनिट है, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन ही क्या बताई? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब कितना वर्क कर सकता है, वही तो है एनर्जी, वही क्या है? एनर्जी है। तो सोच, जो वर्क की यूनिट होगी वही क्या है? यूनिट एनर्जी की भी होगी। तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे? एनर्जी एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन विल बी सेम। तो यहाँ पे अभी जो है मेरे को बताना नहीं है, एक बार वर्क का तो बताया हुआ है ना,
यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या है उसकी, तो एनर्जी के कोई बताने की जरूरत नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देना है। अच्छा, ये जो V है, आप ये हमेशा याद रखना कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों, काइनेटिक या पोटेंशियल, दोनों ही बेटा ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? रेफरेंस फ्रेम पे। ठीक है, जैसे मान ले कि अगर मैं कहूं कि कोई जो है ऑब्जेक्ट यहां से गया, या कोई गाड़ी जा रही है उस सड़क पे, ठीक है, और वो गाड़ी जा रही है कुछ स्पीड से, तो आप कहोगे जब यहाँ पे खड़े होके मैं देखूंगा ना, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो जा रही है, तो मुझे क्या लगेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर जो उसमें बैठा होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जरा पूछो, तो क्या करेगा वो? जीरो है। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम बदल दोगे तो काम बदल जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई। ये तो सिंपल सी बात हुई वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कैसे बदल जाएगी, जैसे मान लो कि आप किसी ट्रेन में हो, ठीक है, किसी ट्रेन में हो और वो ट्रेन चल रही है, ठीक। अब ट्रेन अगर वो चल रही है तो उसके साथ साथ जो उसमें ऑब्जेक्ट रखा होगा वो भी चल रहा होगा, है कि नहीं? अगर जैसे मान लो कि ये हमारी ट्रेन है और इस पे ये जो है ऐसे ब्लॉक रखा है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है वो, इसको हम उठा के यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिए। मान लो सपोज दैट हमने 10 मीटर या, हाँ 10 मीटर चलो इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और उस टाइम में हमारी ट्रेन भी तो कुछ आगे गई होगी, बोलो। अगर हम ग्राउंड से खड़े होके देखें, एनालाइज करें, तो हमें क्या लगेगा? हमें डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही दिखेगी या कुछ और दिखेगी? कुछ और दिखेगी ना, 10 मीटर तो नहीं दिखेगी, है कि नहीं? क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े हैं। लेकिन जो बंदा यहाँ ट्रेन में बैठा उसको उसको तो वही दिखेगी। अब अगर हम बात कर ले एक्सटर्नल फोर्स की, कि जो हमने फोर्स लगाया होगा उस पे, है कि नहीं, तो उस पे क्या होगा? जो हमने फोर्स लगाया होगा या जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा होगा जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से वर्क कैलकुलेट, वो तो जो ये देखेगा वही तो यहाँ भी देखेगा, जो ग्राउंड वाला देखेगा वही तो ये ट्रेन वाला भी देखेगा, कि अलग अलग देखेगा? अगर हमने कहा कि यहाँ पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के और इसको यहाँ से यहाँ लेके गया 10 मीटर, तो 10 न्यूटन तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग। अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है बचवा, तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, बाई एक्सटर्नल फोर्स, भाई एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क अलग अलग आ गया, जिसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल दोनों के डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग है कि नहीं? चल और सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये बताओ, हम लोग जो है मान लो कि कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो, कोई फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हो, और एक व्यक्ति हो वो सेकंड फ्लोर पे हो, ठीक है। अब ये बता कि तीनों में अगर मैं ग्राउंड वाले पे देखूंगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेकंड वाले की ज्यादा होगी कि फर्स्ट फ्लोर वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो समझ रहा है ना, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ ना। अब सोच, मान ले कोई आदमी प्लेन में उड़ रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड वाले की क्या है औकात? नेगेटिव आ गए भाई। आ रही बात समझ में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा इतना डीप में क्वेश्चन आता नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके, लेकिन आपके माइंड का डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ होता क्या है एक्चुअल में,
ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन फिर नोट कर, फिर आगे बढ़े। अभी आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम उठाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखा ना है रे सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। क्या हुआ ठाकुर साहब, कुछ पढ़ लिख रहे भी हो? क्या पढ़े? बहुत अच्छे। तो रेशियो निकालना भाई, 15:12 करो, 15/12 सिंप्लीफाई कर। हो गया सर, हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये बेटा बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स के आप ये समझ लो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये। अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो जो चैप्टर, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, या ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो वर्क एनर्जी और पावर, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, ये सारे ही चैप्टर बेटा एकदम बेसिक, अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, तो ये सब क्या है, ये एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इनमें बहुत ही गहराई में उतर के पढ़ो, ठीक है। अगर आपको आगे जो है फिजिक्स आसान बनानी है तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक। और आप देखोगे बहुत टफ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको पहले एक बार लगेगा हाँ टफ है, टफ है, टफ नहीं, टफ नहीं है, मन का भ्रम होता है, एकदम सिंपल है। फिजिक्स बहुत सिंपल है। टफ क्या होता है? टफ होता है केमिस्ट्री, है कि नहीं, रट्टू वाला, रटना पड़ता है उसमें ना, कि अगर उसमें कहीं उसका ऐसा टेढ़ा हो गया, अष्टवक्र बन गया, क्या हो जाएगा, है कि नहीं। कभी लाल पीला मिला दिए, नीला निकल के आ गया, तो वो थोड़ा सा रटने वाली चीज है, और रटने में अपन को विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, जो चैप्टर अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं वो बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं फिजिक्स के, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, ठीक। इसमें जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी इसका नाम है, क्या कहते हैं इसको, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा डिफर हो जाता है मामला। वहां पे हम वेव फंक्शन की बात करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे, फिर आइंस्टाइन का रिलेशन, लॉरेंज थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बिना इनके काम नहीं चलने वाला। जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, या न्यूटन के कोई से भी जो लॉ है बेसिक, उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। न्यूटन इतने महानतम वैज्ञानिक हैं, सारी बात समझ में। तो इसीलिए इसको जो है ध्यान से एकदम देखते रहो कि वर्क क्या है। बाद में पता चल लगा कि आपको वर्क कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया, और फिर मुंह देख रहे हो टुकुर टुकुर। वर्क तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पूछ दी गई, अब काइनेटिक एनर्जी ने आपको जो है दे दिया गया, घुमा के दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट था 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और दूसरा जो है एक मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक जा रहा था गाड़ी से,
गाड़ी जा रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ कि जो मोटरसाइकिल वाला था वो कार वाले को कितनी स्पीड से, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में होगी। क्या लेना है आपको, कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, यही तो है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, ध्यान दिया हुआ है तो, वरना आप तो डायरेक्ट mv² आप जानते हो, हाफ mv² वही लगाओगे। आ रही बात समझ में? लेकिन हाफ mv² कब लगाना है? v क्या है, व्हाट इज v? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, ठीक है, जहां से आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हालांकि इस चीज का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये चीज मन के कोने में आप याद रखें, बहुत ही क्रूशियल चीज है। अरे बात समझ में? हाँ, अच्छा क्वेश्चन देगा तो दे सकता है ऐसा। चलो अभी हम पढ़ेंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये क्या है, बहुत ही बेसिक थ्योरम है, इसको हर एक इंसान को जानना चाहिए, ठीक। ये जैसे हमने डेफिनेशन अभी बता दी वो पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इसीलिए मैं कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, पहले ये सोचा जाता था कि वर्क जो है अलग है, एनर्जी अलग है, ठीक है, वर्क अलग है और एनर्जी अलग है। लेकिन नहीं, वर्क और एनर्जी में रिलेशन हम तो देख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी में, है कि नहीं? वर्क और एनर्जी में रिलेशन होता है। तो ये वर्क और एनर्जी थ्योरम क्या करता है, ये रिलेट करता है वर्क को विद एनर्जी। वर्क को बेसिकली एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? काइनेटिक एनर्जी। कि वर्क का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, आई बात समझ में? ठीक है। अरे जैसे हम डिफाइन अगर करें, मान लो वर्क को जो हम डिफाइन करते हैं dw, तो आप क्या कहते हो? dw बाई नेट एक्सटर्नल फोर्स, बाई नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या कहोगे? आप कहोगे एफ नेट एक्सटर्नल, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट dr कह लो या ds कह लो, चलो dr ही कह लेते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और भी मान लो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपन इसको ये वेक्टर वेक्टर वाला हटा के थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं मामला। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, एफ नेट एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है, थोड़ा वेक्टर वाला अभी यूज करेंगे। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स में बेटा जितने फोर्सेस हैं सब लगेंगे, ये ध्यान देना, किसी एक फोर्स की वजह से नहीं बात कर रहा हूं मैं सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो भी फोर्सेस पॉसिबल हैं, ठीक है, वो देखते हैं कितना आता है। अगर मैं एफ नेट एक्सटर्नल की बात कर लूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे भैया न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो न्यूटन साहब ही कह रहे हैं ना, डीपी बाई डी बाई बेसिकली जो होता है न्यूटन का सेकंड नियम, वो क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। लेकिन ये भी तो आता है बराबर एम ए सेकंड लॉ से, तो सेकंड लॉ से ये है, तो क्या मैं इसको ऐसे एम ए लिख सकता हूं ना? अब थोड़ा सा अपन लोग पढ़े लिखे हैं, तो ए को डायरेक्ट ए नहीं लिखोगे, उसको आप ऐसे लिख दो वी डीवी अपॉन डी आर। अरे भाई, अरे भैया सही है ना, वी डीवी बाई डी आर। अच्छा, डी आर को मारेगा, उड़ा देगा ना ये, लो उड़ा दिया। तो यहाँ क्या आया? ये आया एम वी डी वी, एम वी
और यहाँ क्या था, dw नेट एक्सटर्नल, या अगर हम कह दें यहाँ पे क्या है, ये है समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल दी वर्क डन ना ऑफ ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर हम बात करें डेल्टा डब्ल्यू आई, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबकी वजह से सब, है कि नहीं। मान लो इसमें ग्रेविटेशन भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, अभी सवाल करने वाले हैं हम, ये क्या होगा, इधर इधर भी इंटीग्रेट करो, बोलो वी इनिशियल से लेके फाइनल तक, ठीक है, कि कहां से कहां तक गया है कि नहीं। अब देख ये क्या हुआ, m तो बाहर आ जाएगा, ओ वी स्क्वायर बाई हाफ भी बाहर ले लो ना, तो यहां बचेगा वी स्क्वायर, यानी वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ो, इस हाफ एम वी फाइनल को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी इनिशियल को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बोलो लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो क्या कोई गुनाह कर दूंगा क्या, कि वर्क डन, समेशन ऑफ वर्क डन बाई इंडिविजुअल फोर्स, बाई इंडिविजुअल फोर्सेस, जो भी लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, सबकी वजह से अलग अलग वर्क डन लगाओ, निकालो, सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ दो, तो वो किसके बराबर आएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल। यही है बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, मान लो कि अपने पास n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे थे, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाई 1 प्लस वर्क डन बाई 2 प्लस वर्क डन बाई 3 अप टू वर्क डन बाई n इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें अगर सबकी वजह से वर्क डन निकालना हो, नेट वर्क डन निकालना हो कि कितना वर्क डन सारे मिला के कर रहे हैं, तो मैं वो ना निकाल के मैं क्या निकाल लूं, डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं। झुआ भर काम पौआ भर में हो गया, बोल, अब झुआ भर कैलकुलेशन है ना ये डेल्टा एन तक, वैसे पौआ भर में निकाल दो डेल्टा के, है कि नहीं। हाँ, दूसरा वाला पौआ नहीं है, नोट ये करो। वाला सर इसी थ्योरम से वो भी लग जाएगा, क्वेश्चन बताए थे, हाँ बेटा, क्वेश्चन बताए थे इसी थ्योरम लग जाएगा ना सर। हाँ 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 हाँ, अभी अपन करने वाले हैं, टेंशन मत ले, बहुत सारे सवाल करेंगे। आप तो शुरू हो रहा है कार्यक्रम रंगारंग। क्या टाइम हो गया, चलो बेटा अभी इसको नोट कर लो, इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। नहीं जल्दी नोट करो, एक डेफिनेशन लिखवानी है इसमें, डेफिनेशन लिख 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 लिख, हो गया। उत्तरी कहते ही भग गया ये, कहते ही गायब हो गया। इसको बेटा अपनी लैंग्वेज में लिखो तुरंत, कि दिस थ्योरम रिलेट this theorem
रिलेट वर्क डन विद एनर्जी। कौन सी एनर्जी? खास करके काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन विद एनर्जी ना, आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा देखिए यहां से, अगर आप कभी कहो कि स्पीड कम हुई है, स्पीड क्या हुई है? कम हुई है, मतलब उस पर नेट जो फोर्स है वो क्या है? रेजिस्टिंग है। क्या है? यानी नेट वर्क डन उसका क्या है? नेगेटिव है, यानी एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई है कि नहीं? अगर नेट फोर्सेस की वजह से वर्क डन नेगेटिव आए तो आप क्या कहोगे? उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। अगर नेट फोर्सेस की वजह से वर्क डन पॉजिटिव आए तो आप कहोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर हमने कह दिया यहाँ पे कि वर्क डन नेट जो है वो आया है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हुई है काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन बाय नेट फोर्स ये आया है नेगेटिव, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई। अगर उल्टा दिया रहे तो भी समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब नेट वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। आई बात समझ में? नोट करो। चलो अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।